ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਹੁਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। भक्ति के गीत गाने के लिए आमंत्रित करें। इतना ही नहीं, अगर तंजानिया में किली और नीमा भारत के गीतों को इस प्रकार से लिप सिंक कर सकते हैं, तो क्या मेरे देश में, हमारे देश की कई भाषाओं में कई प्रकार के गीत हैं, क्या हम कोई गुजराती बच्चे तमिल गीत पर करें, कोई केरल के बच्चे असमिया गीत पर करें, कोई कन्नड़ बच्चे जम्मू कश्मीर के गीतों पर करें। एक ऐसा माहौल बना सकते हैं हम जिसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत हम अनुभव कर सकेंगे। इतना ही नहीं, हम आजादी के अमृत महोत्सव को एक नए तरीके से जरूर मना सकते हैं। मैं देश के नौजवानों से आह्वान करता हूं, आइए भारतीय भाषाओं के जो पॉपुलर गीत हैं उनको आप अपने तरीके से वीडियो बनाइए, बहुत पॉपुलर हो जाएंगे आप, और देश की विविधताओं का नई पीढ़ी को परिचय होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, अभी कुछ दिन पहले ही हमने मातृभाषा दिवस मनाया। जो विद्वान लोग हैं वो मातृभाषा शब्द कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसे लेकर बहुत एकेडमिक इनपुट दे सकते हैं। मैं तो मातृभाषा के लिए यही कहूंगा कि जैसे हमारे जीवन को हमारी माँ गढ़ती है, वैसे ही मातृभाषा भी हमारे जीवन को गढ़ती है। माँ और मातृभाषा दोनों मिलकर जीवन की फाउंडेशन को मजबूत बनाते हैं, चिरंजीव बनाते हैं। जैसे हम अपनी माँ को नहीं छोड़ सकते, वैसे ही अपनी मातृभाषा को भी नहीं छोड़ सकते। मुझे बरसों पहले की एक बात याद है। जब मुझे अमेरिका जाना हुआ तो अलग अलग परिवारों में जाने का मौका मिलता था कि एक बार मेरा एक तेलुगु परिवार में जाना हुआ और मुझे एक बहुत खुशी का दृश्य वहां देखने को मिला। उन्होंने मुझे बताया कि हम लोगों ने परिवार में नियम बनाया है कि कितना ही काम क्यों न हो, लेकिन अगर हम शहर के बाहर नहीं है तो परिवार के सभी सदस्य डिनर टेबल पर बैठ के साथ में लेंगे, और दूसरा, डिनर के टेबल पे कंपलसरी हर कोई तेलुगु भाषा में ही बोलेगा। जो बच्चे वहां पैदा हुए थे उनके लिए भी ये नियम था। अपनी मातृभाषा के प्रति ये प्रेम देखकर इस परिवार से मैं बहुत प्रभावित हुआ था। साथियों, आजादी के 75 साल बाद भी कुछ लोग ऐसे मानसिक द्वंद में जी रहे हैं जिसके कारण उन्हें अपनी भाषा, अपने पहनावे, अपने खान पान को लेकर एक संकोच होता है, जबकि विश्व में कहीं और ऐसा नहीं है। हमारी मातृभाषा है, हमें उसे गर्व के साथ बोलना चाहिए। और हमारा भारत तो भाषाओं के मामले में इतना समृद्ध है कि उसकी तुलना ही नहीं हो सकती। हमारी भाषाओं की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कोहिमा तक सैकड़ों भाषाएं, हजारों बोलियां एक दूसरे से अलग लेकिन एक दूसरे में रची बसी हुई है। भाषा अनेक, भाव एक। सदियों से हमारी भाषाएं एक दूसरे से सीखते हुए खुद को परिष्कृत करते रही है, एक दूसरे का विकास कर रही है। भारत में विश्व की सबसे पुरानी भाषा तमिल है, और इस बात का हर भारतीय को गर्व होना चाहिए कि दुनिया की इतनी बड़ी विरासत
हमारे पास है, उसी प्रकार से जितने पुराने धर्मशास्त्र हैं उसकी अभिव्यक्ति भी हमारी संस्कृत भाषा में है। भारत के लोग करीब 121, यानी हमें गर्व होगा, 121 प्रकार की मातृभाषाओं से जुड़े हुए हैं और इनमें 14 भाषाएं तो ऐसी हैं जो 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हैं। यानी जितनी कई यूरोपियन देशों की कुल जनसंख्या नहीं है, उससे ज्यादा लोग हमारे यहाँ अलग अलग 14 भाषाओं से जुड़े हुए हैं। साल 2019 में हिंदी दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में तीसरे क्रमांक पर थी। इस बात का भी हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। भाषा केवल अभिव्यक्ति का ही माध्यम नहीं है, बल्कि भाषा समाज की संस्कृति और विरासत को भी सहेजने का काम करती है। अपनी भाषा की विरासत को सहेजने का ऐसा ही काम सूरीनाम में सुरजन परोही जी कर रहे हैं। इस महीने की 2 तारीख को वो 84 वर्ष के हुए हैं। उनके पूर्वज भी बरसों पहले हजारों श्रमिकों के साथ रोजी रोटी के लिए सूरीनाम गए थे। सुरजन परोही जी हिंदी में बहुत अच्छी कविता लिखते हैं। वहां के राष्ट्रीय कवियों में उनका नाम लिया जाता है। यानी आज भी उनके दिल में हिंदुस्तान धड़कता है। उनके कार्यों में हिंदुस्तानी मिट्टी की महक है। सूरीनाम के लोगों ने सुरजन परोही जी के नाम पर एक संग्रहालय भी बनाया है। मेरे लिए ये बहुत सुखद है कि साल 2015 में मुझे उन्हें सम्मानित करने का अवसर मिला था। साथियों, आज के दिन यानी 27 फरवरी को मराठी भाषा गौरव दिवस भी है। सर्व मराठी बंधू भगिनींना मराठी भाषा दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। ये दिन मराठी कविराज विष्णु वामन शिरवारकर जी, श्रीमान कुसुमाग्रज जी को समर्पित है। आज ही कुसुमाग्रज जी की जन्म जयंती भी है। कुसुमाग्रज जी ने मराठी में कविताएं लिखी, अनेकों नाटक लिखे, मराठी साहित्य को नई ऊंचाई दी। साथियों, हमारे यहाँ भाषा की अपनी खूबियां हैं। मातृभाषा का अपना विज्ञान है। इस विज्ञान को समझते हुए ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानीय भाषा में पढ़ाई पर जोर दिया गया है। हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज भी स्थानीय भाषा में पढ़ाए जाए, इसका प्रयास हो रहा है। आजादी के अमृतकाल में इस प्रयासों को हम सब ने मिलकर के बहुत गति देनी चाहिए। ये स्वाभिमान का काम है। मैं चाहूंगा आप जो भी मातृभाषा बोलते हैं उसकी खूबियों के बारे में अवश्य जाने और कुछ न कुछ लिखें। साथियों, कुछ दिनों पहले मेरी मुलाकात मेरे मित्र और केनिया के पूर्व प्रधानमंत्री राइला ओडिंगा जी से हुई थी। ये मुलाकात दिलचस्प तो थी ही, लेकिन बहुत भावुक थी। हम बहुत अच्छे मित्र रहे तो खुल करके काफी बातें भी कर लेते हैं। जब हम दोनों बातें कर रहे थे तो ओडिंगा जी ने अपनी बिटिया के बारे में बताया। उनकी बेटी रोजमेरी को ब्रेन ट्यूमर हो गया था और इस वजह से उन्हें अपनी बिटिया की सर्जरी करानी पड़ी थी। लेकिन उसका एक दुष्परिणाम यह हुआ कि रोजमेरी की आंखों की रोशनी करीब करीब चली गई, दिखाई देना ही बंद हो गया। अब आप कल्पना कर सकते हैं उस बेटी का क्या हाल हुआ होगा।
और एक पिता की स्थिति का भी हम अंदाज लगा सकते हैं, उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं। उन्होंने दुनिया भर के अस्पतालों में, कोई भी दुनिया का बड़ा देश ऐसा नहीं होगा कि जहां उन्होंने बेटी के इलाज के लिए भरपूर कोशिश न की हो। दुनिया के बड़े बड़े देश छान मारे, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली और एक प्रकार से सारी आशाएं छोड़ दी। पूरे घर में एक निराशा का वातावरण बन गया। इतने में किसी ने उनको भारत में आयुर्वेद के इलाज के लिए आने के लिए सुझाव दिया। अब वो बहुत कुछ कर चुके थे, थक भी चुके थे, फिर भी उनको लगा कि चलो भाई एक बार ट्राई करें क्या होता है। वे भारत आए, केरला के एक आयुर्वेदिक अस्पताल में अपनी बेटी का इलाज करवाना शुरू किया। काफी समय बेटी यहां रही। आयुर्वेद के इस इलाज का असर ये हुआ कि रोज मेरी की आंखों की रोशनी काफी हद तक वापस लौट आई। आप कल्पना कर सकते हैं कि जैसे एक नया जीवन मिल गया। और रोशनी तो रोजमर्रा के जीवन में आई, लेकिन पूरे परिवार में एक नई रोशनी, नई जिंदगी आ गई। और ओडिंगा जी इतने भावुक होकर के बात मुझे बता रहे थे कि उनकी इच्छा है कि भारत के जो आयुर्वेद का ज्ञान है, विज्ञान है, वो केन्या में ले जाएं। जिस प्रकार के प्लांट्स इसमें काम आते हैं, उन प्लांट की खेती करेंगे और इसका लाभ अधिक लोगों को मिले, इसके लिए वो पूरा प्रयास करेंगे। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारी धरती और परंपरा से किसी के जीवन से इतना बड़ा कष्ट दूर हुआ। और ये सुनकर के आपको भी खुशी होगी। कौन भारतवासी होगा जिसको इसका गर्व न हो। हम सभी जानते हैं कि ओडिंगा जी ही नहीं, बल्कि दुनिया के लाखों लोग आयुर्वेद से ऐसे ही लाभ उठा रहे हैं। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स भी आयुर्वेद के बहुत बड़े प्रशंसकों में से एक है। जब भी मेरी उनसे मुलाकात होती है, वो आयुर्वेद का जिक्र जरूर करते हैं। उन्हें भारत के कई आयुर्वेदिक संस्थाओं की जानकारी भी है। साथियों, पिछले 7 वर्षों में देश में आयुर्वेद के प्रचार प्रसार पर बहुत ध्यान दिया गया है। आयुष मंत्रालय के गठन से चिकित्सा और स्वास्थ्य से जुड़े हमारे पारंपरिक तरीकों को लोकप्रिय बनाने के संकल्प को और मजबूती मिली है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि पिछले कुछ समय में आयुर्वेद के क्षेत्र में भी कई नए स्टार्टअप सामने आए हैं। इसी महीने की शुरुआत में आयुष स्टार्टअप चैलेंज शुरू हुआ था। इस चैलेंज का लक्ष्य इस क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें सपोर्ट करना है। इस क्षेत्र में काम कर रहे युवाओं से मेरा आग्रह है कि वे इस चैलेंज में जरूर हिस्सा लें। साथियों, एक बार जब लोग मिलकर के कुछ करने की ठान ले तो वो अद्भुत चीजें कर जाते हैं। समाज में कई ऐसे बड़े बदलाव हुए हैं जिनमें जन भागीदारी, सामूहिक प्रयास इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। मिशन जल थल नाम का ऐसा ही एक जन आंदोलन कश्मीर के श्रीनगर में चल रहा है। यह श्रीनगर की झीलों और तालाबों की साफ सफाई और उनकी पुरानी रौनक लौटाने का एक अनोखा प्रयास है। मिशन जल थल का फोकस कुशलसार और गिलसार पर है। जन भागीदारी के साथ साथ इसमें टेक्नोलॉजी की भी बहुत मदद ली जा रही है। कहां कहां अतिक्रमण हुआ है, कहां अवैध निर्माण हुआ है, इसका पता लगाने के लिए इस क्षेत्र का बाकायदा सर्वे कराया गया। इसके साथ ही प्लास्टिक वेस्ट को हटाने और कचरे की सफाई का अभियान भी चलाया गया। मिशन के दूसरे चरण में पुराने वाटर चैनल्स और झील को भरने वाले 19 झरनों को रिस्टोर करने का भी भरपूर प्रयास किया गया। इस रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट के महत्व के बारे में अधिक से अधिक जागरूकता फैले,
इसके लिए स्थानीय लोगों और युवाओं को वाटर एम्बेसडर्स भी बनाया गया। अब यहाँ के स्थानीय लोग गिल सार लेक में प्रवासी पक्षियों और मछलियों की संख्या बढ़ती रहे, इसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं और उसको देखकर खुश भी होते हैं। मैं इस शानदार प्रयास के लिए श्रीनगर के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथियों, 8 साल पहले देश ने जो स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया, समय के साथ उसका विस्तार भी बढ़ता गया, नए नए इनोवेशन भी जुड़ते गए। भारत में आप कहीं पर भी जाएंगे तो पाएंगे कि हर तरफ स्वच्छता के लिए कोई न कोई प्रयास जरूर हो रहा है। असम के कोकराझार में ऐसे ही एक प्रयास के बारे में मुझे पता चला है। यहाँ मॉर्निंग वॉकर्स के एक समूह ने स्वच्छ और हरित कोकराझार मिशन के तहत बहुत प्रशंसनीय पहल की है। इन सब ने नए फ्लाईओवर क्षेत्र में 3 किलोमीटर लंबी सड़क की सफाई कर स्वच्छता का प्रेरक संदेश दिया। इसी प्रकार विशाखापट्टनम में स्वच्छ भारत अभियान के तहत पॉलीथीन के बजाय कपड़े के थैलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ के लोग पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के खिलाफ अभियान भी चला रहे हैं। इसके साथ ही साथ ये लोग घर पर ही कचरे को अलग करने के लिए जागरूकता भी फैला रहे हैं। मुंबई के सोमिया कॉलेज के स्टूडेंट्स ने स्वच्छता के अपने अभियान में सुंदरता को भी शामिल कर लिया है। इन्होंने कल्याण रेलवे स्टेशन की दीवारों को सुंदर पेंटिंग से सजाया है। राजस्थान के सवाई माधोपुर का भी प्रेरक उदाहरण मेरी जानकारी में आया है। यहाँ के युवाओं ने रणथंभौर में मिशन बीट प्लास्टिक नाम का अभियान चला रखा है, जिसमें रणथंभौर के जंगलों से प्लास्टिक और पॉलीथीन को हटाया गया है। सबका प्रयास की यही भावना देश में जन भागीदारी को मजबूत करती है, और जब जन भागीदारी हो तो बड़े से बड़े लक्ष्य अवश्य पूरे होते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज से कुछ दिन बाद ही 8 मार्च को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल वुमेन्स डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। महिलाओं के साहस, कौशल और प्रतिभा से जुड़े कितने ही उदाहरण हम मन की बात में लगातार साझा करते रहे हैं। आज चाहे स्किल इंडिया हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो या छोटे बड़े उद्योग हो, महिलाओं ने हर जगह मोर्चा संभाला हुआ है। आप किसी भी क्षेत्र में देखिए, महिलाएं पुराने मिथकों को तोड़ रही हैं। आज हमारे देश में पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक अलग अलग कार्य क्षेत्र में महिलाएं नई ऊंचाई प्राप्त कर रही हैं। सेना में भी बेटियां अब नई और बड़ी भूमिकाओं में जिम्मेदारी निभा रही हैं और देश की रक्षा कर रही हैं। पिछले महीने गणतंत्र दिवस पर हमने देखा कि आधुनिक फाइटर प्लेन्स को भी बेटियां उड़ा रही है। देश ने सैनिक स्कूलों में भी बेटियों के एडमिशन पर रोक हटाई और पूरे देश में बेटियां सैनिक स्कूलों में दाखिला ले रही हैं। इसी तरह अपने स्टार्टअप जगत को देखें। पिछले सालों में देश में हजारों नए स्टार्टअप शुरू हुए। इनमें से करीब आधे स्टार्टअप्स में महिलाएं निदेशक की भूमिका में है। पिछले कुछ समय में महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश बढ़ाने जैसे निर्णय लिए गए हैं। बेटे और बेटियों को समान अधिकार देते हुए विवाह की उम्र समान करने के लिए देश प्रयास कर रहा है। इससे हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। आप एक और बड़ा बदलाव भी होते देख रहे होंगे। ये बदलाव है हमारे सामाजिक अभियानों की सफलता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सफलता को ही लीजिए। आज देश में लिंग अनुपात सुधरा है। स्कूल जाने वाली बेटियों की संख्या में भी सुधार हुआ है। इसमें हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमारी बेटियां बीच में स्कूल न छोड़ दें। इसी तरह स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश में महिलाओं को खुले में शौच से मुक्ति मिली है। ट्रिपल तलाक जैसे सामाजिक बुराई का अंत भी हो रहा है। जब से ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून आया है, देश में 3 तलाक के मामलों में 80% की कमी आई है। ये इतने सारे बदलाव
इतने कम समय में कैसे हो रहे हैं? ये परिवर्तन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे देश में परिवर्तन और प्रगतिशील प्रयासों का नेतृत्व अब खुद महिलाएं कर रही हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कल 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे है। ये दिन रमन इफेक्ट की खोज के लिए भी जाना जाता है। मैं सीवी रमन जी के साथ उन सभी वैज्ञानिकों को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने हमारी साइंटिफिक जर्नी को समृद्ध बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜੋ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।